आज का अपना टॉपिक है लंबर स्पॉन्डाइलोसिस। इसके पहले अपन ने पढ़ा था सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस ये दोनों लगभग सेम होते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ माइनर से डिफरेंस अपन को देखने को मिलते हैं, जो कि अपन पढ़ेंगे। मान लो ये अपनी एक स्पाइन है जो कि इस तरह से प्रेजेंट होती है, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। इसके ये वर्टिब्रास से मिलकर बनी हुई होती है। वर्टिब्रास इस तरह से होती है यहाँ पर ऐसे। तो ये पहले अपन ने पढ़ा था सर्वाइकल, मतलब जो नेक वाला एरिया है वो अपन ने पढ़ा था। उसके बाद आता है थोरेक एरिया। उसके बाद आता है लंबर एरिया, जो कि ऐसे कमर के आसपास वाला एरिया आप समझ सकते हो। तो लंबर एरिया में क्या होता है, ये अपन पढ़ रहे थे डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने पहले ऑर्थोआर्थराइटिस पढ़ा था, उसके बाद सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइसिस पढ़ा था। अब पढ़ेंगे लंबर स्पॉन्डाइलोसिस। तो अपन ने बात किया कि अपन डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो ये भी एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं लंबर स्पाइन का, जो कि ये वाला एरिया है। तो इसके अंदर अपन को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर जिसमें लंबर स्पॉन्डाइलोसिस है उसको पेन होगा, वहाँ पर स्टिफनेस होगी। स्टिफनेस का मतलब होता है थोड़ी कठोर सा एरिया। तो आप पहले इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये सब यहाँ पर वर्टिब्रास प्रेजेंट है और वर्टिब्रास के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। तो ये वाली जो डिस्क है ये है नॉर्मल। उसके बाद जो ये वाली है ये है डिजेनरेटिव डिस्क, मतलब यहाँ पर डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया है। और डिजेनरेशन मतलब 50 एज या 40 एज के बाद अपन को देखने को मिलता है पर्सनस में। और ये होता है बल्जिंग डिस्क, जिसमें यहाँ पे इस तरह की थोड़ी सी स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद आता है हर्निएटेड डिस्क, जो कि इस तरह से देखने को मिलती है। तो ये कुछ ऐसे डिजीज़ है जो कि अपन को लंबर में देखने को मिलती है, वर्टिब्रास में देखने को मिलती है। तो इसके अलावा इसके कुछ कॉजेज़ है कि किस कारण से होता है। मेन कॉज तो ये है कि बेड पोस्चर, क्योंकि अभी कोई भी पर्सन है वो प्रॉपर खड़ा नहीं हो पाता, उसका बेड पोस्चर है, मतलब थोड़ा झुका हुआ, आगे की तरफ झुका हुआ खड़ा होता है। तो उस कारण से भी अपन को लंबर स्पॉन्डाइलोसिस देखने को मिलता है। या फिर वो पर्सन जो कि काफ़ी टाइम तक बैठ कर वर्क करते हैं, जिसको कंप्यूटर जो पर्सन जो चलाते हैं कंप्यूटर, उन लोग देखने को मिलता है। या फिर जो स्टूडेंट्स जो स्टडी करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो काफ़ी टाइम तक सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, जिसके कारण से भी अपन को ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। और उसके बाद आता है क्रोनिक बैक स्ट्रेन। तो ये सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है इस कंडीशन का। उसके बाद मतलब यहाँ पे बैक स्ट्रेन की बात हो रही है। उसके बाद है अगर कोई स्पाइन में कोई पहले से कोई इंजरी है, उस कारण से भी अपन को ये देखने को मिल सकता है। या फिर स्पाइन में कोई डिजीज़ थी पहले, उस कारण से भी देखने को मिल सकते हैं। या फिर बर्थ डिफेक्ट है, अगर कोई अपने बर्थ से ही उसको लेके आया है, तो ये भी अपन को देखने को मिल सकता है। उसके बाद है ओल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क कोलैप्स। अगर डिस्क कोलैप्स हो जाती है तो उसमें भी अपन को देखने को मिल सकता है। ये है इसके कुछ कॉजेज जो कि लंबर स्पॉन्डाइलिसिस कॉज करवाते हैं। उसके बाद आते हैं इसकी कुछ पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में है डिजेनरेशन बिगनिंग से इन द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, जो कि इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण से अपन को कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे रिडक्शन इन द डिस्क स्पेस। अगर ये डिस्क डीजनरेट हो जाएगी, डीजनरेशन का मतलब है थोड़ी थोड़ी ख़त्म होने लग जाएगी यहाँ से, तो ये दोनों वर्टिब्रास है, ये दोनों पास आ जाएगी, इसलिए जो यहाँ के बीच का बिटवीन का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है रिडक्शन इन द डिस्क स्पेस। उसके बाद है मार्जिनल ओस्टियोपाइट्स फॉर्मेशन। ओस्टियोपाइट्स फॉर्मेशन का मतलब होता है अ बोनी ग्रोथ डेट डेवलप्स ऑन द एजेस ऑफ द बोन, मतलब जो बोन के जो एजेस होते हैं वहाँ पर न्यू बोन ग्रोथ होने लगती है, जिसको अपन कहते हैं ओस्टियोपाइट्स। तो वहाँ पर इसका फॉर्मेशन होने लग जाएगा मार्जिन्स पर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिजेनरेटिव चेंजेस पोस्टीरियर फेसेट जॉइंट, जो कि एक जॉइंट होता है यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है फेसेट जॉइंट है। पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे की साइड, ये आगे वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर का मतलब। तो यहाँ पर इस पार्ट में भी आपको डिजेनरेशन के चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद है पोस्टियो साइड्स अराउंड द इंटरवर्टिबल फोरामेन। इंटरवर्टिबल जो फोरामेन है वहाँ पे ओस्टियोपाइट्स होने देखने को मिलेगा अपन को। तो उसके कारण जो क्या है, उसकी अगर ज़्यादा ग्रोथ होगी, उसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी, जो यहाँ से जो नर्व सप्लाई कर रही है ना वो कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होने के कारण भी अपन को इससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेगा।
जैसे कि अपन ने पहले भी देखा था, अगर सर्वाइकल में कंप्रेस हो रही है कोई नर्व्स वगैरह तो हैंड और फोरआर्म में नमनेस पेन अपन को देखने को मिलता है। इस तरह से इसमें होता है। जो यहाँ पे जो स्पेस देखने को मिलता है अपन को, यहाँ पर देखने को मिल रहा था और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है अपन को स्पेस, तो यहाँ से नर्व रूट्स निकलती है जो कि आगे जाकर अपने लिम्स को सप्लाई करती है। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ द इमर्जिंग नर्व, और जो नर्व जिस एरिया को सप्लाई करती है वहाँ का जो फंक्शन है वो इंटरप्ट होने लग जाता है। अब आते हैं इसके डायग्नोसिस में अपन बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। जो पेशेंट है उसको ये कंडीशन हुई है या फिर जो ये डिसऑर्डर है उसमें लो बैक एक देखने को मिलेगा। इनिशियली रोज ड्यूरिंग एक्टिविटी बट लेट प्रेजेंट ऑल टाइम। अगर वो शुरुआती टाइम जब ये कंडीशन स्टार्ट हुई है तब उसको जब वो ज़्यादा एक्टिविटी करेगा या फिर कुछ ज़्यादा वेट बियर करेगा तो उस टाइम उसको पेन होगा, लेकिन लेट स्टेज में जाने के बाद वो कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो जाएगी और सीवियर होने के बाद उसको पूरे टाइम उसके उस पार्ट में लंबर वाले एरिया में उसको पेन होगा, और वो पेन आगे चलकर लोअर लिम्ब में भी पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेन रेडिएट डाउन द लिम्ब अप टू द काफ बिकॉज इरिटेशन ऑफ द वन ऑफ द नर्व रूट। तो वहाँ पर काफ तक ये पहुँच जाता है और जो वहाँ के जो एक नर्व रूट होते हैं उसको ये कंप्रेस करता है जिसको अपन सियाटिका भी कह सकते हैं। उसके बाद ट्रांसिएंट नमनेस, और अपन उस लिम्ब पर और उस एरिया पर अपन को नमनेस फील होगी। उसके बाद आते हैं इसके एग्जामिनेशन कि इसका एग्जामिनेशन अपन कैसे करेंगे। तो जो मूवमेंट होते हैं स्पाइन के वो लिमिटेड हो जाएगी, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, कुछ ऐसे लिमिटेड मूवमेंट ही होंगे और उतने ही रेंज ऑफ मोशन तक वो परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद अपन को मसल स्पास देखने को मिलेगा। उसके बाद अपन एक टेस्ट कराएंगे, स्ट्रेट लेग टेस्ट कराएंगे। अगर उसमें नर्व रूट कंप्रेस होती है तो अपन को ये टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। मे बी पॉजिटिव इफ़ द नर्व रूट कंप्रेस इज प्रेजेंट। जो नर्व रूट है वो कंप्रेशन होगा उसमें तो अपन को ये पॉजिटिव देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं इसके रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। तो अपन इसके लिए पहले अपन करवाएंगे एक्सरे, क्योंकि अपन बोन्स तो एक्सरे में देख पाएंगे, तो अपन स्पाइन देखेंगे तो उसके अपन टेस्ट करवाएंगे एपी एंड लेटरल व्यू से अपन उसके एक्सरे करवाएंगे। और उसके अंदर अपन को देखने को मिलेगा कि जो दोनों वर्टिब्रास होते हैं उसके बीच में जो डिस्क प्रेजेंट होती है वो डिजनरेट हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच का स्पेस अपन को कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये रिडक्शन ऑफ डिस्क स्पेस, ओस्टियोसाइट्स फॉर्मेशन, ओस्टियोफाइट्स अपन ने देख लिया, जिसके बोन की जो एजेस होती है वहाँ पे न्यू बोन फॉर्मेशन होने लग जाएगा, तो वो भी अपन को एक्सरे में देखने को मिलेगा। उसके बाद है नेरोइंग ऑफ जॉइंट स्पेस, जो जॉइंट का जो स्पेस है वो नेरो हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। सबलक्सेशन ऑफ वन वर्टिब्रा ओवर अदर। सबलक्सेशन का मतलब होता है कि मान लो ये एक जॉइंट है जो कि इस तरह से प्रेजेंट है, अगर ये जॉइंट किसी भी कारण से इस तरह से हो जाता है कि एक बोन यहाँ है और एक बोन यहाँ पर है तो इसको अपन कहेंगे डिसलोकेशन। अगर कोई बोन इस तरह से थोड़ा सा हट गई है, ये पहले ऐसे थी और थोड़ी ऐसे हो गई, ये पूरी तरह से डिसलोकेट नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बिटवीन में अटैचमेंट है थोड़ी सी, तो इसको अपन कहेंगे सबलक्सेशन। तो सबलक्सेशन के कारण भी अपन को ये लंबर स्पॉन्डाइलोसिस देखने को मिल सकता है, तो ये एक इसका कोर्स हो सकता है। और अगर उस कंडीशन में ऐसा हुआ तो अपन को एक्सरे में पता लग जाएगा, और इस कंडीशन के कारण कोई नर्व रूट्स वगैरह कंप्रेस हो सकती है। तब अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की तरह ही सेम है। अपन ने बोला था कि ये दोनों कंडीशन लगभग सेम होती है, तो इसमें अपन देखेंगे कि बेड रेस्ट करने के लिए अपन कहेंगे पेशेंट को कि आप बेड रेस्ट करो, ज़्यादा हैवी वर्क ना करें। उसके बाद है हॉट फॉर्मेंटेशन, तो इस तरह से अपन उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर उसको ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसको अपन एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसको अपन करवा के उसका पेन से कम कर सकते हैं, स्पाइनल एक्सरसाइज होती है। अगर फिर भी कंडीशन ट्रीट नहीं होती है तो लास्ट में अपन को सर्जरी करवाना असेंशियल हो जाता है, मतलब नेसेसरी हो जाता है कि उसमें सर्जरी करवानी पड़ेगी अगर इन सब से भी वो ठीक नहीं होता है तो अपन ने देख लिया कि लंबर स्पॉन्डाइलोसिस क्या होता है। जो लंबर स्पाइन होता है वहाँ पर डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो यही होता है लंबर स्पॉन्डाइलोसिस। थैंक यू सो मच।